अपन को फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैं आप लोगों को क्या बता दिया था, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या बताया था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हमको बताना है फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मेन स्टेप होते हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, मेन स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली मेन 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी वाया क्लोरोफिल। ठीक है, यही होता है। इसमें दूसरा स्टेप होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसको भी मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल में कैसे कहाँ पास हो रहा है, कि लाइट एनर्जी का कहाँ पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water molecules। ओके, दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यही मेन 3 स्टेप होता है। पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो आप लोगों को पिछले बार में डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। डायग्राम में समझाया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पास हो रही है। एक बार फिर से उसको बना के देखते हैं। इसको लिख लो, फिर आगे बताते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या था, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, chlorophyll, और क्या बना था C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O plus एनर्जी। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, अब बताओ इसमें से किसका ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा या फिर H2O का होगा, बताओ किसका होगा, CO2 का या फिर H2O का। नहीं है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। मैं यहाँ पास क्या लिखवाया, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो जब इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा जनरली, जब स्टार्टिंग में रिडक्शन में क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये होता है ना कि इस अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। अब यहाँ पास देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से क्या हो रहा है, ये जो H2O है इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। कि अगर सोचो किसी भी मॉलिक्यूल से उसका अगर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है फिर बाहर निकलता है, इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये देखो इनको क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये क्या होता है, एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। समझ में आया कि ऑक्सीजन किससे निकलता है, वाटर से। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जैसे कि एक सल्फर पर्पल बैक्टीरिया होता है, उसमें H2S होता था इस प्रकार से। हाइड्रोजन की जगह पे H2 की जगह पे उसने H2S कर दिया था। तो जब वहाँ पास ऑक्सीजन की जगह पे क्या बना, H2 बना।
तब उससे हमको क्या पता चला, हाँ, कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है ये वाटर से रिलीज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका। इसको मिटा दूं। अब देखते हैं यहाँ पास कि वो कहाँ रहा ये सारी चीजें, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पास देखो कि मैं पिछली बार बनाया था एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे क्या थे, इस प्रकार से, ये क्या था, ग्रेना। भूल गए क्या तुम लोग, एकदम शांति से बैठे हुए, क्या चल रहा है। ठीक है, इसको इस पूरे क्या बोलते हैं हम, ग्रेना। और यहाँ पास एक ग्रेना किससे जुड़ा होता है, दूसरे ग्रेना से, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। जोर से बोला करो, उसमें आता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और यहाँ पर अगर किसी एक इसको निकालते हैं स्ट्रोमा ग्रेना, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। क्या लिखते हैं, थैलाकॉइड। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है इसी थैलाकॉइड में ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पूरा स्पेस बचा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ होता है, मतलब कि एक ऐसा प्रोटीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, किसी को कोई आइडिया, रूबिस्को। रूबिस्को। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। इसका नाम होता है राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका फुल फॉर्म लिख लो, इसका फुल फॉर्म देखो, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर जो रूबिस्को नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है रूबिस्को। इसका मतलब तो राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पास देखते हैं थैलाकॉइड को बाहर निकालते हैं और थैलाकॉइड को थोड़ी सी अच्छे से पढ़ते हैं कि कहाँ पास पहला स्टेप हो रहा है। जहाँ पास अभी मैं फोटोसिंथेसिस पहला स्टेप क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो हम देखेंगे कहाँ पास लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरी बात हम क्या था कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो कहाँ पास लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या देख लेते हैं, तो मार्कर भी नहीं चल रहा है, ये क्या है, स्ट्रोमा नहीं, ये पूरा थैलाकॉइड है। ठीक है, और थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। यहाँ पास कुछ प्रॉब्लम है क्या, फॉस्फेट बाइफॉस्फेट, हाँ, राइबोल्यूस, राइबो RIBO सॉरी LUSE, राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इतना हो गया, इसको बना लो। फिर मैं ये वाला बताता हूँ स्ट्रोमा के अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पास जो भी होता है थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अभी तो मैं इसको बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ऊपर से बता रहा हूँ, इतना ही तुमको पढ़ना है। यहाँ पास कुछ इस तरीके से दो होते हैं। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पास बहुत सारे पिगमेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब इसी में बहुत सारे पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल, इनको पूरा एकदम बंडल प्रेजेंट होता है दोनों साइड, यहाँ पास भी। और बीच में एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसका हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। ठीक है, यहाँ पास समझ में आ गया, क्लोरोफिल ए। अब होता क्या है कि जब इधर से सनलाइट आती है, सनलाइट जब इस पे पड़ती है, इसमें क्या हो रहा है,
जो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। हमको पता है किसी चीज़ को जब ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। तो जब यहाँ पास इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। जैसे एनर्जी उसको मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। इसी प्रकार से जंप कर करके एक दूसरे को एनर्जी देते रहते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन आता है क्लोरोफिल ए के पास। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पास, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। अब यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, और उस एक्सेप्टर का नाम क्या था पिछली बार मैं बताया था, तो भूल गए होंगे, लेकिन सुन लो, उसका नाम होता है थियोफाइसिन। क्या बोलते हैं उसको? थियोफाइसिन। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पास इस थियोफाइसिन को मिला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस से मूव करके नीचे की ओर जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आएगा। ठीक है, यहाँ पास इसको बोलते हैं PS2। यहाँ पास क्या होता है, जो लाइट की एनर्जी होती है मैक्सिमम वो 700 नैनोमीटर की ही होती है। बस इतना समझ लो, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पास देखो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता रहता है और फाइनली जाता है यहाँ पास। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पास एक एनर्जी यहाँ पास एक ATP बनता है, ATP। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास चला जाता है। यहाँ पास भी यही क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो यहाँ पास भी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं फेरोडक्सिन। फेरोडक्सिन समझ। फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आता है तो यहाँ पास बनता है NADPH2। बस इतना ही तो हमको बताना था। बस इतना समझ लो यहाँ पास कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट ये किया थियोफाइसिन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा यहाँ पास आता है PS1 के पास, जो यहाँ पास 680 नैनोमीटर के इलेक्ट्रॉन को या फिर वेवलेट को एक्सेप्ट करता है। अब फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा फेरोडक्सिन और वहाँ से बना लेगा NADPH। तो पहला उसमें हमने पहला स्टेप में क्या पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है पहले स्टेप में। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, ये ATP होते हैं कि वो अब क्या हुआ कि इस लाइट एनर्जी को ATP में या फिर NADPH में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया केमिकल एनर्जी। ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है, पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन पूरा इस स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो रिविस्को होता है, और तीसरे स्टेप में मैं क्या बताया था कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो स्ट्रोमा में क्या होता है कि जब यहाँ से ये एनर्जी बनी ATP और NADPH2, ये एनर्जी यूज होता है इस डार्क रिएक्शन में। ठीक है, अब इस डार्क रिएक्शन में यूज होता है, रिविस्को यहाँ पास क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। ये हो जाएगा डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से मिले उसको, लाइट रिएक्शन से। ये पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में, चलती रहती है। तो तीसरा क्या हुआ, तीसरे स्टेप में कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। दूसरे स्टेप में क्या बताया था मैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो दूसरे स्टेप में क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था। तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पास देखो ये इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पास क्या होता है, वाटर ब्रेक होता है, वाटर टूटता है 2H+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। यहाँ पास वाटर 2H+2 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देता है। यहाँ पास हमारे 13 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला क्या था,
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यहाँ पास हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यहाँ पास ये बन रहा है। तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था ये भी हो गया। इसके पीछे जितने भी रीजन थे कंप्लीट हो गए। बंद कर दो।